नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी, और मैंने देखा है कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी किया है। तो सर, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे चैनल में ऐसी क्या जन उपयोगी चीज़ें आपको लगी जो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। आप इतने वरिष्ठतम अधिकारी हैं, और आपके आगे की बात करने से पहले मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स से। आपका नाम मिस्टर इश्तियाक अहमद सर है। आप इस नोएडा अथॉरिटी में जनरल मैनेजर प्लानिंग सेल में हैं, और इसके साथ ही साथ आप मेरठ विकास प्राधिकरण में चीफ आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर के पद पर भी एक साथ काम कर रहे हैं। दोनों ड्यूल चार्ज में हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि जो मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का विभाग है, और जो नोएडा अथॉरिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का विभाग है। दोनों मिनिस्ट्रीज में आपका दखल है, और प्रदेश के वरिष्ठतम आर्किटेक्ट और टाउन प्लानिंग के अधिकारी हैं आप। तो मैं आपसे वही सवाल दोबारा से करता हूं कि मेरे चैनल में आपको ऐसा क्या लगा कि आपने सब्सक्राइब किया, और जन उपयोगी चीज़ें इसमें लोगों के कैसे काम आ सकती हैं। आपने मेरे चैनल का परफॉर्मेंस और रिव्यू भी कर लिया है। तिवारी जी, मैं आपका जो YouTube का चैनल है उसको मैं रेगुलर देखता रहता हूँ, और समय समय पर जो वीडियो अपलोड होते हैं मैं उनको देखता हूँ। और मैंने ये पाया है कि आप जो कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं वो यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत जो मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया हो, या कंपाउंडिंग की प्रक्रिया हो, या कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने की प्रक्रिया हो, उसके बारे में आप डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे, कौन कौन से चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए एक आम नागरिक को, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी की पूरी पूंजी लगा देता है एक प्लॉट खरीदने में या एक अपार्टमेंट खरीदने में। तो उसे अपार्टमेंट खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, उसे भूखंड खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, वो सब बातों का आप अपने वीडियो में इतना बखूबी बयान करते हैं कि जो कोई भी देखेगा उसे लगेगा कि हाँ, मुझे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों को उनका हार्ड अर्न मनी है वो कहीं वेस्ट नहीं हो जाए, कहीं ऐसी जगह नहीं लगा दें जहां विकास प्राधिकरण को मजबूरी में ऐसे निर्माण को तोड़ना पड़े, या नोटिस देकर प्रॉपर्टी को सील करना पड़े। इस तरीके की कार्रवाई नहीं हो, तो आप पब्लिक में अवेयरनेस फैला रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं यही वजह है कि मैं रेगुलर आपके चैनल को देखता रहता हूँ, और चूँकि आपने मेरे साथ काम भी किया है इसलिए मुझे आपकी काबिलियत पता है। आप ने गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में मेरे साथ एज असिस्टेंट इंजीनियर आपने काम किया है, तो आपकी वर्किंग से भी मैं वाकिफ़ हूँ, आपका इन डेप्थ नॉलेज भी मुझे पता है। यही वजह है कि मैं आपका चैनल रेगुलर देखता हूँ। सर, एक बार मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर हम 1 से 10 के स्केल में पब्लिक में अवेयरनेस और पब्लिक में मानचित्र स्वीकृति और विकास प्राधिकरण से संबंधित कार्यों की ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात करें, तो 1 से 10 के स्केल में मेरे चैनल को कितने अंक देना चाहेंगे? अभी चूँकि 1 से 10 के स्केल पर अगर देखा जाए तो मैं आपके चैनल को 8 नंबर दूंगा। अभी भी 2 नंबर, क्योंकि कई इंट्रिकेसीज एक्ट की है, वो हमें आपके यूट्यूब के माध्यम से पब्लिक में बातें अभी वो बातें नहीं आ पाई है। इसलिए फ्यूचर में आपको ये सारा भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई पुराना कंस्ट्रक्शन है तो हम किस तरीके से जो पुराना कंस्ट्रक्शन है उसे रेगुलराइज करने के क्या क्या तरीके हैं। यूपी गवर्नमेंट ने लेटेस्ट जो इंटीग्रेटेड और हाईटेक टाउनशिप के बारे में क्या क्या नीति बनाई है उसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि टीओडी पॉलिसी क्या है, टीओडी पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या एक्स्ट्रा एफआईआर दिया जाता है पब्लिक, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो या चाहे कोई इंडिविजुअल हो, उन्हें गवर्नमेंट की जो लेटेस्ट पॉलिसीज़ आती हैं, वैल्यू कैप्चर फाइनेंस क्या है, इन सब के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मैं आपको 10 में से 8 दूंगा। मेरी दिली इच्छा है कि फ्यूचर में मैं आपको 10 में से 10 मार्क्स दूँ। थैंक यू सर। मैं आपके बताए गए सुझाव पे आगे काम करूंगा, और अपनी नॉलेज बढ़ा के चैनल को 10 में 10 अंक तक पहुंचाने के आपका प्रयास। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सर, अब मैं नोएडा के बारे में थोड़ा सा 1-2 सवाल जो जन उपयोगी हैं, पब्लिक के काम आ सकते हैं, उनके बारे में पूछना चाहता हूँ। सर, आज से लगभग अगर 5 साल पहले शुरू करें, जैसे 2022 है, 2017 और उसके पहले 10 सालों में जितने भी बिल्डर्स ने नए नए प्रोजेक्ट अपने हाउसिंग के बनाए थे, ग्रुप हाउसिंग से संबंधित, उनमें से अधिकांश लगभग 80% प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें कि अलॉटेड को कब्जा नहीं मिल पाया है, उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई है।
तो क्या मैं उनका कारण जान सकता हूँ? और दूसरे सवाल में उन कारणों पे अथॉरिटी कोई काम कर रही है आगे, कैसे पब्लिक को आसानी से मकान मिल सकता देखिए जो जितनी भी इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज़ हैं वो यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 से गवर्न होती हैं। अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं वो उनको जो एरिया विकास क्षेत्र जो घोषित किया जाता है वहाँ किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की परमिशन के बगैर नहीं हो सकती। लेकिन वहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी एज ए डेवलपर भी काम करती है, ज़मीन खुद एक्वायर करके अपनी स्कीम बनाती है, और प्राइवेट डेवलपर अपनी ज़मीन खरीद के बना सकते हैं, या इंडिविजुअल अगर कोई है तो वो अपनी ज़मीन खरीद कर अपना मकान बना सकता है। लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट के तहत जो भी ज़मीन होती है वो यूपी सीडा हो या नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा हो, उनको वो सारी ज़मीन पहले खरीदनी पड़ती है, चाहे वो नेगोशिएशन से खरीदें, चाहे वो लैंड एक्विजिशन एक्ट जो लेटेस्ट 2013 में लैंड एक्विजिशन एक्ट आया है उसके तहत खरीदें। लेकिन पहले ज़मीन खरीदनी होगी, और उस ज़मीन को खरीदने के बाद ये इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज़ अपना सेक्टर का प्लान बनाती है। चूँकि यहाँ सारी के सारी ज़मीन अथॉरिटी के पास होती है, एक तो इस वजह से यहाँ प्लान डेवलपमेंट होता है, जहाँ हर सेक्टर में आप ग्रीन बेल्ट देते हैं, हर सेक्टर में आप चौड़े चौड़े रोड देते हैं। क्योंकि सारी की सारी ज़मीन गवर्नमेंट के पास वेस्ट है, इसलिए यहाँ प्लानिंग बेटर तरीके से होती है। जैसे गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहाँ सारी ज़मीन गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की नहीं है, वहाँ प्राइवेट डेवलपर्स की भी है। वहाँ कई मास्टर प्लान रोड ऐसे हैं जिनको हमने अभी तक एक्वायर नहीं किया है, जबकि यहाँ की सारी ज़मीन ही अथॉरिटी की है, इसलिए हमने सारी ज़मीन को एक्वायर किया है। हर मास्टर प्लान को हम ही बनाते हैं, और यहाँ की जितनी प्रॉपर्टी है उसमें एक कंडीशन है कि यहाँ मानचित्र पास नहीं हो सकता यदि वो नोएडा अथॉरिटी की ज़मीन नहीं हो, या यदि वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की ज़मीन नहीं हो तो उस पर प्राइवेट नक्शा पास नहीं हो सकता। और जो नक्शा पास होगा वो यहाँ के सेक्टर प्लान के मुताबिक ही पास होगा। अब यहाँ चूँकि सारी ज़मीन अथॉरिटी ही डिस्पोज करती है, ऑक्शन के माध्यम से हो या इंटरव्यू के माध्यम से हो, कई तरीके हैं यहाँ ऑक्शन करने के। इंस्टीट्यूशनल लैंड के अलॉटमेंट के अलग तरीके हैं, रेजिडेंशियल लैंड के अलॉटमेंट के अलग तरीके हैं, ग्रुप हाउसिंग वगैरह के अलग तरीके हैं। यहाँ अलॉटमेंट प्रॉपर्टी के यूज़ पर डिपेंड करता है कि वो यूज़ कौन सा है। कमर्शियल और ग्रुप हाउसिंग जो लैंड है वो ऑक्शन से जाती है। अब यहाँ अभी तक ये रूल था कि 10% आपको पैसा जमा करवाना था और 90% पैसा आपको इंस्टॉलमेंट में प्राधिकरण में जमा करवाना होता था। तो डेवलपर ने 10% ज़मीन पर उसे नक्शा पास हो जाता था, और 10% ज़मीन पर जैसे ही नक्शा पास हो जाता था तो वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता था। और चूँकि रियल एस्टेट पीक पर था इसलिए डिमांड अच्छी खासी थी, तो एक जगह से उसे पैसा मिल जाता तो वो दूसरा प्लॉट खरीद लेता था। इस तरीके से उसने उसकी कैपेसिटी जितनी थी उससे ज़्यादा प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लिए। इस वजह से आज की डेट में कई प्रोजेक्ट स्टॉल प्रोजेक्ट हैं। बिल्डर प्राधिकरण का पैसा नहीं दे पाया है, जिसकी वजह से हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू नहीं कर पा रहे हैं। कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब तक इशू नहीं होता तब तक जो इंडिविजुअल जो अपार्टमेंट ओनर हैं उनकी हम रजिस्ट्री नहीं कर सकते। इसके लिए हमने कई तरीके के सॉल्यूशन निकाले हैं। जितना पैसा बिल्डर का जमा हो गया है उसी प्रोपोर्शन में हम उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। जितना पैसा हम यहाँ तक कर रहे हैं कि जितने कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी हो गए उसी प्रोपोर्शन में जितना पैसा उसका जमा हुआ, अगर वो 4 रजिस्ट्री के लिए हमसे रिक्वेस्ट करता है तो हम सिर्फ ये बोलते हैं कि इन रजिस्ट्री के लिए आपको पर रजिस्ट्री इतना प्राधिकरण में जमा करवाना होगा। तो इस तरीके से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आम पब्लिक को जो रजिस्ट्री की जो परेशानी आ रही है वो चाहे इंडिविजुअल लेवल पर हो, अगर बिल्डर पैसा जमा करवा देता है तो हम पूरी उसे इनकरेज कर रहे हैं, पैसा जमा करवाने के बाद उसकी रजिस्ट्री कर दे रहे हैं। सर ये तो बहुत अच्छा प्रयास है नोएडा अथॉरिटी का कि आप पार्शियल भी उनका कंप्लीशन देने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पब्लिक को बहुत राहत मिलेगी, और हमारी आशा है कि अथॉरिटी अगले 1-2 साल में अधिकांश अलर्ट को कब्जा देने में सफल होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि हम सक्सेसफुल रहेंगे। तो हमारी भी ये कोशिश है कि पब्लिक को जल्दी से जल्दी अपार्टमेंट्स मिल जाएं और उनकी रजिस्ट्री हो जाए। धन्यवाद सर, ये तो आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया।
सर एक सवाल ये है कि यहाँ पे जो मानचित्र स्वीकृत होते हैं आम पब्लिक, जैसे आपके स्कीम में किसी ने प्लॉट लिया, तो यह ऑनलाइन सिस्टम मानचित्र स्वीकृत करने का है या ऑफलाइन ही चल रहा है? नहीं, सभी कैटेगरी के मानचित्र यहाँ ऑनलाइन होते हैं। जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में यूपी ओबी पास एक सेंट्रल लेवल का सॉफ्टवेयर है, इसी तरीके से यहाँ हर अथॉरिटी का अपना अपना सॉफ्टवेयर अलग है। यहाँ ओबी पास नोएडा ओबी पास के नाम से नोएडा अथॉरिटी की साइट पर जाकर आप उस पोर्टल पर पहुंच सकते हैं या डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं। आपको यहाँ चूँकि सारी प्रॉपर्टी अथॉरिटी की है, इसलिए आपको लीज डीड की कॉपी जमा करवानी पड़ेगी, आपको कब्जा पत्र की कॉपी जमा करवानी पड़ेगी, आपने पैसा पूरा दिया या नहीं दिया एनडीसी जमा करवाना पड़ेगा। बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से आप अपने प्लान अपलोड कर लीजिए, आपको प्राधिकरण आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका नक्शा आराम से पास हो जाएगा। ये तो अथॉरिटी का बहुत अच्छा प्रयास है कि सारे नक्शे ऑनलाइन पास करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे पब्लिक को बहुत सुविधा रहेगी और मैं आशा करता हूँ कि पब्लिक को इसमें आगे आके अपने नक्शे पास करा के ही मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करना चाहिए। सर एक सवाल ये है कि अब आगे नोएडा अथॉरिटी का दूसरा पार्ट, जिसको लोग न्यू नोएडा कहते हैं या दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन के नाम से भी जानते हैं, उस अथॉरिटी में मास्टर प्लान की क्या स्टेज है सर? बन के तैयार हो गया या नहीं हो गया, या कब तक वो स्कीम पब्लिक के हाथों में आने की संभावना है? उसे लोग कब तक बुक करा सकते हैं? देखिए, जो डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर आ रहा है उसकी वजह से जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर जो दादरी में मिलना है, दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ये जाता है बॉम्बे तक। जी। इसी तरीके से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर ये लुधियाना से चलकर कोलकाता तक जाता है, खुर्जा होते हुए। खुर्जा होते हुए। और खुर्जा से एक स्पर लाइन आती है, खुर्जा को दादरी से कनेक्ट करती है। तो दादरी एक बहुत ही फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा हब बनने वाला है। तो यहाँ जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो गवर्नमेंट ने डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स के अलोंग इन्वेस्टमेंट रीजन डेजिग्नेट किए हैं। 9 इन्वेस्टमेंट रीजन वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर के अलोंग किए हैं। उसमें से एक रीजन है DNGIR, दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन। तो इसमें करीब 80 गांव हैं और ये पुराना GT रोड से लगाकर सिकंदरा तक करीब इसमें 80 गांव हैं। पहले ये एरिया ग्रेटर नोएडा को दिया गया था, उसके बाद गवर्नमेंट ने अभी 2021 में इस एरिया को नोएडा अथॉरिटी को दे दिया है। नोएडा अथॉरिटी के पास जैसे ही ये एरिया आया, हमने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से कांटेक्ट किया। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर ने सैटेलाइट सर्वे कर लिया है और बेस में बना लिया है और मास्टर प्लान का ड्राफ्ट प्रिपरेशन की स्टेज में है। बहुत जल्दी मास्टर प्लान तैयार हो जाएगा। फिर पब्लिक से हम आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करेंगे। उसके बाद आपत्तियों और सुझावों की सुनवाई के बाद नोएडा अथॉरिटी के बोर्ड में जाएगा और गवर्नमेंट से अप्रूवल के बाद DNGIR का मास्टर प्लान लागू हो जाएगा। सर आशा करते हैं कि अगले 2 साल में ये क्या हो सकती है पूरी? नहीं, 2 साल तो आप बहुत ज़्यादा टाइम बोल रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं कि 2022 के सर बहुत बढ़िया, ये तो हम पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है। जो कहते हैं DNGIR में डेवलपमेंट शुरू हो जाता है तो विकास की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी और आर्थिक विकास भी इस क्षेत्र का होगा, तेजी से रोजगार के अवसर सृजित होगा। एब्सोल्युटली, इसमें नोएडा अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान है। सर आप जैसे वरिष्ठ अधिकारी, आपने इस अथॉरिटी में सुशोभित है इस समय जनरल मैनेजर प्लानिंग सेल और मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी में चीफ टाउन एंड आर्किटेक्ट प्लानर के रूप में आप प्रदेश के वरिष्ठतम आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग के अधिकारी हैं। इससे पहले आप गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में भी 4 साल 2017 से लेकर उसके पहले लगभग 3 से 4 साल रह चुके हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण में इससे पहले भी अन्य पदों पर भी रहे हैं और लखनऊ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण में भी चीफ आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर के पद पर आपने काम किया है। आपने हमें समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू तिवारी जी। मैं आपकी चैनल की कामयाबी के लिए दुआ करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आभार।